हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 अध्याय 3 का धातु एवं अधातु, जिसे इंग्लिश में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं, उसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स चैप्टर 2 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो भी नोट्स आपको तैयार करवाया जा रहा है, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, वह सभी चीज़ें 2024 और 25 सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है, चाहे वह मैथ हो या साइंस हो। इस चैनल पे मैथ और साइंस की लगातार वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल रही है और आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपके पास जाती है तो सबसे पहले तो आप अपना एक हैंड रिटन नोट्स ज़रूर तैयार करें, ताकि आगे पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम न हो। साथ ही साथ आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन विद्यार्थियों की हेल्प हो सके जो पैसे की वजह से अच्छी कोचिंग आदि ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रहे। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट है, अधिकांश धातुएं साधारण तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यानी मैक्सिमम जो धातुएं होती हैं साधारण तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद भी है। अपवाद में क्या है कि मरकरी यह एक ऐसी धातु है जो कि साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी मरकरी को छोड़कर जितनी भी धातुएं होती हैं वह साधारण तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। इस चमक को धात्विक चमक कहते हैं। यानी जो शुद्ध रूप में धातुओं को जब हम देखते हैं तो उनकी जो सतह होती है वह चमकदार होती है, और इस चमक को हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है, सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। यानी जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं स्टूडेंट्स? कठोर होती हैं। और हर धातु की जो कठोरता होती है, यानी हर धातुओं की जो कठोरता होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ अपवाद है। अपवाद में क्या है कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम यह क्षारीय धातुएं हैं और यह इतनी मुलायम होती हैं कि इनको हम चाकू से काट सकते हैं। यानी यह अपवाद में है। वैसे सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम यह क्षारीय धातुएं हैं और यह इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से हम काट सकते हैं। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है, सामान्यतः धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं का यह गुण आघातवर्धता कहलाता है। यानी धातुओं को हम पीटकर उसे पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं, और धातुओं का यह जो गुण होता है उसे आघातवर्धता कहते हैं। अब अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 है कि धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक है। देखिए, सुचालक का मतलब क्या हुआ कि जिसमें उष्मा का प्रवाह एक भाग से दूसरे भाग तक हो तो उसे हम कहेंगे कि वह उष्मा का सुचालक है। सुचालक का मतलब यही हुआ, जैसे मान लीजिए कोई रॉड है, कोई छड़ है, अब इसके एक भाग को अगर इसको गर्म किया जा रहा है, दूसरा भाग भी गर्म हो जाए तो हम कहेंगे कि इसमें उष्मा एक भाग से दूसरे भाग तक प्रवाहित हो रही है। यानी वह उष्मा का अच्छा चालक है, यानी सुचालक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। सिल्वर और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिल्वर और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ अपवाद है। अपवाद में क्या है, देखिए यहाँ पे लेड तथा मरकरी उष्मा की कुचालक है। लेड जिसे हम लोग शीशा कहते हैं, मरकरी, यह दोनों उष्मा की क्या है, कुचालक है। यानी इसमें उष्मा का प्रवाह एक भाग से दूसरे भाग में नहीं होता है। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट नंबर 6 है, सामान्यतः धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं का यह गुण तन्यता कहलाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। देखिए क्या कह रहा है कि जो धातुएं होती हैं उन्हें खींचकर पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है। और धातुओं का यह जो गुण होता है, तन्यता मतलब होता है फैलना, खींचने पे फैल जाना,
तन्यता कहलाता है। और सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, यानी सोना अगर 1 ग्राम सोना है और उसको खींचा जाए तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, इतना यह तन्य धातु है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आइए इसके अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट नंबर 7 है आपका, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। सिल्वर की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। विद्युत की सुचालक का मतलब कि इसमें जो विद्युत धारा होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवाहित होती है, तो उसे हम लोग विद्युत का सुचालक कहते हैं। सिल्वर जो है, सिल्वर की जो विद्युत चालकता होती है वह सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, धातुएं परस्पर टकराने पर ध्वनि यानी आवाज़ उत्पन्न करती हैं। इस ध्वनि को धात्विक ध्वनि कहते हैं। जब धातुएं, जैसे जो 2 धातुएं आपस में टकराती हैं तो वह आवाज़ उत्पन्न करती हैं, और इस ध्वनि को हम लोग धात्विक ध्वनि कहते हैं। अगला पॉइंट है, धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, यानी जो धातुएं होती हैं अगर उन्हें गलाया जाए तो उन्हें अधिक तापमान की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे अपवाद भी है। अपवाद में क्या है कि गैलियम और सीजियम धातु है, परंतु इसका गलनांक कितना कम होता है कि यह हथेली पर रखने पर भी पिघलने लगती है। यानी यहाँ पे 2 अपवाद है। वैसे नॉर्मल जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक उच्च होता है, यानी अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम यह ऐसी धातुएं हैं कि इनका गलनांक इतना कम होता है कि इनको अगर हथेली पर रखने पर भी यह क्या होने लगती हैं, पिघलने लगती हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की धातुओं के जो भौतिक गुण धर्म थे उसको आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अधातुओं के भौतिक गुण धर्म को यहाँ पे समझते हैं। पहला पॉइंट है अधातुओं के भौतिक गुण धर्म में, जिससे इंग्लिश में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स कहते हैं। पहला पॉइंट है, साधारण तापक्रम पर सारी अधातुएं या तो ठोस होती हैं या गैस होती हैं। कह रहा है कि सामान्य तापक्रम पर सारी अधातुएं वह या तो ठोस अवस्था में होती हैं या तो गैस अवस्था में होती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ अपवाद है। अपवाद में क्या है कि ब्रोमीन अधातु होते हुए भी सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि सामान्य ताप पर किसमें, द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है, अधातुओं के गलनांक बहुत कम होते हैं। यानी अधातुओं को के जो गलनांक होते हैं, यानी उन्हें गलाने के लिए कम तापमान की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे भी अपवाद है कि कार्बन और सिलिकॉन ऐसी अधातु है जिनके क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। यहाँ पे अपवाद में क्या है कि कार्बन और सिलिकॉन यह दोनों धातु हैं, और यह ऐसी धातु हैं जिनके क्वथनांक और गलनांक बहुत अधिक होते हैं, उच्च होते हैं। अगला पॉइंट है, सामान्यतः अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। यानी अधातुएं जो है क्या होती हैं, इनमें चमक नहीं होती है। लेकिन अपवाद में क्या है, आयोडीन को छोड़कर, यानी आयोडीन को छोड़कर मतलब क्या हुआ कि आयोडीन में चमक पाई जाती है। यह अधातु है लेकिन इसमें चमक पाई जाती है, तो इसीलिए आयोडीन को छोड़कर आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है, सामान्य अधातु कठोर नहीं होती, परंतु अपवाद स्वरूप हीरा सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। यानी जो अधातुएं होती हैं वह कठोर नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे अपवाद है, हीरा जो है सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 5 है, सामान्यतः अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कुचालक का मतलब क्या होता है कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पे न हो, तो उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। परंतु यहाँ पे अपवाद क्या है, अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट आप जानते होंगे, जो पेंसिल में जो लीड होती है जिसको हम लोग चलाते हैं वह ग्रेफाइट होता है, और वह अधातु होते हुए भी, वह कार्बन का एक अपर रूप है, अधातु होते हुए भी वह क्या है, विद्युत का सुचालक है, यानी उसमें विद्युत करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यानी इसके पीछे आपने धातुओं के भौतिक गुण को देखा, अब आप देख रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें पहला पॉइंट है, धनायन व ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन एंड एनायन। अब धनायन और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति कैसे धातुएं रखती हैं इसको समझते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में धातुएं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। यानी जब धातुएं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं
तो वह धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। अब उदाहरण समझते हैं। सोडियम धातु है, यह निम्नलिखित समीकरण के अनुसार अपना धनायन बनाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सोडियम है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, ठीक है, यहाँ पे यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके यह सोडियम धनायन में बदल गया। यानी जो धातुएं होती हैं वह धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख रहे हैं आप ई पे माइनस, या एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम धनायन बन गया। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। इसमें देखिए क्या है, धातुओं का वायु में दहन। दहन मीन्स होता है जलना। जब धातुएं वायु में जलती हैं तब क्या उत्पन्न करती हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ मेटल्स इन एयर। धातु ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। पहला पॉइंट है धातु ऑक्सीजन से संयोग करके। संयोग मतलब होता है मिलने पर। जब धातुएं ऑक्सीजन से मिलती हैं तो जिस धातु से मिलती हैं उससे रिलेटेड जो है ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिया गया, कॉपर का एग्जाम्पल लिया गया, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑक्साइड बना रही हैं। तो यहाँ पे उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2Mg, ठीक है, यानी 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। संयोग का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं, संयोग मतलब यह दोनों मिल रहे हैं, और जब यह मिल रहे हैं तो 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे यह क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे यहाँ पे 2Cu यह कॉपर है और यह ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, यानी दोनों मिल रहे हैं, तो यह 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे यही आपने देखा कि जब धातुएं ऑक्सीजन से संयोग करते हैं तो ऑक्साइड बनाती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब इसी में अगला है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यानी जो धातुएं होती हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि धातुओं के ऑक्साइड यानी MgO यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और यह जल के साथ जब अभिक्रिया कर रही है तो MgOH का ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। ठीक है, तो यही यहाँ पे पॉइंट में आपने देखा कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यानी जो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं यानी MgO जब जल के साथ अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी एक क्षार का निर्माण कर रहा है। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट आपका एल्युमिनियम। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड, यहाँ पे दिया हुआ एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकी दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, यानी दोनों प्रकार का व्यवहार उनके अंदर होता है। अब उसके बारे में बता रहा है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न में पूछ सकता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके, जो अम्ल से भी अभिक्रिया करें और क्षार से भी अभिक्रिया करें, अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करें, तो उन्हें हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण समझते हैं। यहाँ पे Al2O3 प्लस 6HCl, Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और 6HCl, तो HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब यह दोनों आपस में अभिक्रिया किए तो यह क्या बना रहे हैं, 2AlCl3 और प्लस 3H2O यानी 2AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, या एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड का यह निर्माण हो रहा है, और यहाँ पे अभिक्रिया के दौरान जल उत्पन्न हो रहा है। यह एक प्रकार का लवण है। ठीक है, यह आपका क्या है, एक प्रकार का लवण है। तो यहाँ पे अभी आपने देखा, यहाँ पे डिफिनीशन में यहाँ पे देखा कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं जब अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण या जल प्रदान करते हैं तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अम्ल के साथ HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अब यही जब लवण के साथ अभिक्रिया, यहाँ पे यही जब क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तब देखिए क्या बनाता है। तो यहाँ पे Al2O3, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक क्षार है, और यह दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, मिलते हैं,
तो 2NaAlO2, ठीक है, इसे हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। और यह एक प्रकार का लवण है और अभिक्रिया के दौरान H2O यानी जल प्रोड्यूस हो रहा है, जल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? धातुओं की जल से अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। इसमें पहला पॉइंट है कि पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। यानी जो पोटेशियम और सोडियम होती हैं वह ठंडी जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं। यह अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। उत्सर्जित H2 तुरंत जलने लगती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? देखिए, ऊष्माक्षेपी यानी इस अभिक्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब यह होता है। और एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करे और शोषित करे, ठीक है। तो उसमें उसे हम लोग ऊष्माशोषी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में निकले। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या देखा कि पोटेशियम और सोडियम ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। अब यहाँ पे अभिक्रिया को देखते हैं। तो अभिक्रिया क्या आपका दिया हुआ है? 2K, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप पे यस देख रहे हैं तो यह सॉलिड रूप में है, ठीक है, ठोस रूप में है। तो 2K, यह K क्या है? पोटेशियम है, और यह जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। 2H2O, L का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इस Cl का मतलब है कि वह लिक्विड है, ठीक है। और यह जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो 2KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। AQ का मतलब होता है एक्वस, और इसका हिंदी में मतलब होता है कि उसका जलीय विलयन है, ठीक है। इस पदार्थ का क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है। और इस अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जैसा कि आपने अभी देखा, ठीक है ना। उत्सर्जित H2 तुरंत जलने लगती है, तो हाइड्रोजन गैस और प्लस ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि यह क्या है? अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक है। तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अब यहाँ पे देखिए 2Na यानी सोडियम, यह आपका सोडियम है, यह अभी जब जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक क्षार का निर्माण कर रहा है। और इस दौरान हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। जी का मतलब है गैस, गैस उत्पन्न हो रही है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है? अगला पॉइंट, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा H2 को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। यानी जब कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह जो अभिक्रिया होती है वह धीमी होती है, और यहाँ पे जो उत्सर्जित ऊष्मा जो होती है वह हाइड्रोजन को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। अभिक्रिया देखते हैं यहाँ पे Ca कैल्शियम, और यह जब जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो वह कैल्शियम CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। AQ का मतलब कि उसका जलीय विलयन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। अब यह हाइड्रोजन गैस क्या करती है? तो देखिए H2 के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः Ca यानी कैल्शियम तैरने लगता है। यानी जो हाइड्रोजन के जो बुलबुले होते हैं वह कैल्शियम की सतह पर, उसके सरफेस पर चिपक जाते हैं और कैल्शियम तैरने लगता है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट है आपका, देखिए मैग्नीशियम शीतल जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। यानी जो मैग्नीशियम है Mg है वह ठंडे जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन अगर वही गर्म जल है तो उसके साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ पे Mg इसका मतलब ठोस अवस्था में है, और यह H2O जल के साथ अभिक्रिया करके MgOH का ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करती है? तो H2 के बुलबुले Mg की सतह पर चिपक जाते हैं। यानी हाइड्रोजन के जो बुलबुले होते हैं Mg मतलब मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः मैग्नीशियम तैरने लगता है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट यहाँ पे ऐड किए गए हैं, उस पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट क्या है आपका? सीसा जिसका रासायनिक सूत्र Pb होता है, कॉपर Cu, चांदी Ag, सोना Au जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। यानी
सीसा, कॉपर, चांदी, सोना, यह धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, मतलब किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करती हैं। अगला पॉइंट है हाइड्राइड बनाने का गुण, प्रॉपर्टी टू फॉर्म हाइड्राइड। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि धातु व अधातु हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड यौगिक बनाते हैं। यानी जो धातु और अधातु होती हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर, संयोग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मिलना, हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्राइड यौगिक बनाते हैं। यहाँ पे अभिक्रिया को देखते हैं, सोडियम प्लस हाइड्रोजन, और यह जब दोनों मिलते हैं, सोडियम और हाइड्रोजन जब दोनों मिलते हैं तो यह 2NaEH यानी सोडियम हाइड्राइड, यह आपका सोडियम हाइड्राइड बनाता है। और यहाँ पे देखिए N2 प्लस 3H2, यह दोनों मिलकर 2NH3 यानी यह अमोनिया है आपका, 2NH3 यानी अमोनिया का निर्माण करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 है धातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया। धातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया, यानी तनु अम्ल के साथ जब धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो वह क्या बनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड आदि धातुओं को छोड़कर अधिकांश धातु तनु HCl या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसे बोलते हैं, इसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, में घुलकर हाइड्रोजन विस्थापित करती है। विस्थापित मतलब होता है कि हाइड्रोजन को अलग कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभिक्रिया को समझते हैं। अभिक्रिया देखिए क्या कह रही है, यहाँ पे Mg प्लस H2SO4 यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। यह दोनों जब अभिक्रिया करते हैं, मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, विस्थापित हो जा रहा है। विस्थापित मतलब अलग हो जाना। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे था और यहाँ से विस्थापित होकर अलग हो गया और MgSO4 के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण कर लिया, इसे हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। और यहाँ पे कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यानी इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो कॉपर होता है वह तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका है पॉइंट नंबर 6 है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। तो इसमें देखिए कॉपर सल्फेट की विलयन से आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वहाँ से जो आयरन जो होता है वह कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी उससे अलग कर देता है। यहाँ पे अभिक्रिया को समझते हैं। CuSO4 यह आपका कॉपर सल्फेट है और AQ का मतलब यह एक्वस यानी इसका जलीय विलयन है, और Fe यहाँ पे यह सॉलिड रूप में है। यह दोनों जब अभिक्रिया किए तो FeSO4 यानी इसे फेरस सल्फेट कहते हैं, या FeSO4 को क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट बोलते हैं। और प्लस यहाँ पे कॉपर आप देख रहे हैं कि यह विस्थापित हो गया। S का मतलब यह सॉलिड रूप में है, AQ का मतलब कि उसका जलीय विलयन है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के विलयन से आयरन कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी कॉपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग हो गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलत अवस्था से विस्थापित कर देती है। कह रहा है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से गलित यहाँ पे होगा, यहाँ पे गलित अवस्था होगा। ठीक है ना, गलत लिखा गया, मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, गलित अवस्था से विस्थापित कर देती। यानी जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वह अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से उसे क्या कर देती है, या उसे गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। इसको गलित यह है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 लवणों का वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। लवणों के वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप धातुएं ऋणोद यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में कैथोड, और यह हिंदी की तरह भी यूज होता है, जगह जगह कैथोड भी लिखता है, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों नाम जानना जरूरी है। पर तथा अधातुएं धनोद जिसे एनोड कहते हैं पर प्राप्त होती हैं। यानी वैद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है कि जब जो लवण होते हैं जब वह टूटते हैं तो टूटने के फलस्वरूप कैथोड पर यानी ऋणोद पर, ठीक है, और अधातुएं जो है एनोड पर प्राप्त होती हैं। यानी जो धातुएं होती हैं वह कैथोड पर प्राप्त होती हैं और अधातुएं धनोद पर प्राप्त होती हैं। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण समझते हैं।
उदाहरण है गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। यानी यहाँ पे NaCl या सोडियम क्लोराइड है और यहाँ पे इस चिन्ह का मतलब यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। यहाँ पे एरो जो चिन्ह दिया गया है इसका मतलब है कि यह अभिक्रिया फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशाओं में चलती है। यानी यहाँ से जब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जब टूटता है तो वह सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन में विभक्त हो जाता है और यही जब आपस में मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे इस चिन्ह का मतलब यही है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि सोडियम क्लोराइड NaCl इसका जब विद्युत अपघटन होता है तो यहाँ पे देखिए जो धातु यहाँ पे सोडियम धातु है तो यहाँ पे ऋणोद पे, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप धातुएं ऋणोद पर कैथोड पर तथा अधातुएं धनोद पर एनोड पर प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम धनायन और क्लोरीन यहाँ पे ऋणायन, ठीक है, प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ऋणोद पे देखिए क्या मिला, सोडियम प्लस सोडियम धनायन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यह क्या हो गया, सोडियम हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए धनोद पर क्या होगा, क्लोरीन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यह क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। अब Cl प्लस Cl यह दोनों मिलकर क्या बना लिए, क्लोराइड बना लिए, Cl2 बना लिए, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो धातुएं होती है वह ऋणोद पर और अधातुएं हमें धनोद पर प्राप्त होती है। सिंपल आपको बस यही ध्यान रखना है कि धातुएं एनोड पर यानी धनोद पर प्राप्त होती हैं और धातुएं हमें ऋणोद पर प्राप्त होती हैं। तो ऋणोद पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें ऋणोद पर धातु प्राप्त हो रही है और धनोद पर हमें यहाँ पे अधातु प्राप्त हो रही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। हाइड्रोजन अधातु है लेकिन इसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति भी होती है। यहाँ पे देखिए पॉइंट को ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन अधातु है लेकिन इसमें धनायन बनाने की भी प्रवृत्ति होती है। अम्लों के वैद्युत अपघटन से यह ऋणोद पर तथा हाइड्राइडों के वैद्युत अपघटन से धनोद पर प्राप्त होती है। यानी जब अम्लों का जब वैद्युत अपघटन होता है तो जो हाइड्रोजन होता है वह ऋणोद पर और हाइड्राइडों यानी क्षार का जब वैद्युत अपघटन होता है तो धनोद पर यह प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका सक्रियता श्रेणी, ठीक है। अब तक आप देख रहे थे कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को आप देख रहे थे, अब आप देख रहे हैं अगला टॉपिक आपका है सक्रियता श्रेणी, जिसे हम लोग एक्टिविटी सीरीज करते हैं। इसको समझते हैं क्या है यह सक्रियता श्रेणी है क्या। तो धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर एक सूची बनाई गई जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। यह सूची सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यह मुख्यतः विस्थापन प्रयोग पर आधारित है। देखिए क्या कह रहा है कि धातुओं की क्रियाशीलता यानी कौन सी धातु कितनी अधिक क्रियाशील है उसके आधार पे एक सूची बनाई गई जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि बड़े से छोटे यानी सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर लास्ट में सबसे छोटा, तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। और यह सूची जो है क्या कहलाई, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यह मुख्यतः विस्थापन प्रयोग पर आधारित है, यानी कौन सी धातु जो है किसे विस्थापित करेगी उसके आधार पे यह कार्य करती है। अब यहाँ पे सक्रियता श्रेणी यानी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं, सक्रियता श्रेणी में धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। यहाँ पे किसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं तो वह भी यहाँ पे लिखा गया है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, जिंक को जस्ता भी बोलते हैं, आयरन लोहा, लेड सीसा, कॉपर तांबा होता है, मरकरी पारद, सिल्वर चांदी और गोल्ड सोना। अब यहाँ पे देखिए इस तीर का बहुत बड़ा रोल है। यह जो तीर आप देख रहे हैं यह बहुत बड़ा रोल है, यानी जो धातु यहाँ पे देख रहे हैं जो सबसे ऊपर है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। जैसे जैसे हम नीचे होते जाएंगे अभिक्रियाशीलता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जैसे जैसे हम यहाँ पे नीचे जाएंगे अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। यानी यहाँ पे पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है,
एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, आयरन है, लेड है। यानी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, अगर यहाँ पे गोल्ड की बात करें तो यह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ऊपर से जो सबसे ऊपर धातु हैं वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे क्रमशः उनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, फिर घटती अभिक्रियाशीलता और सबसे कम अभिक्रियाशीलता। तो यहाँ पे जो तीर का यह निशान है यही बता रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर अभिक्रियाशीलता क्या होती है, घटती जाती है। यहाँ पे अवरोही क्रम का मतलब यही हुआ कि सबसे अधिक से कम की तरफ जाना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की सक्रियता श्रेणी को बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट को देखते हैं। तो पॉइंट आपका है सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड कि इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर धातुओं की अभिक्रियाशीलता क्रमशः घटती जाती है। यानी जो चीज़ें अभी आपको हमने बताया कि इस श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे की ओर जाने पर धातुओं की अभिक्रियाशीलता क्रमशः घटती जाती है। यानी जैसे जैसे हम नीचे होते जाएंगे अभिक्रियाशीलता कम होती जाएगी। अब क्या कह रहा है विलोमतः, यानी इसका उल्टा क्या है, नीचे से ऊपर की ओर चलने पर धातुओं की अभिक्रियाशीलता क्रमशः बढ़ती है। यानी अगर हम तीर को ऐसे समझें, यानी नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएं तो जो धातुओं की अभिक्रियाशीलता होगी वह क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अस्पष्टता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील। यानी अभी आपको हमने बताया कि यहाँ पे जो पोटेशियम था, यहाँ पे पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील और जो गोल्ड है वह सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है। यहाँ पे देखिए, अस्पष्टता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील तथा सबसे अंतिम धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इन पॉइंट को, सभी पॉइंट को अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। अब देखिए सक्रियता श्रेणी के प्रमुख उपयोग, मेजर यूजेज ऑफ एक्टिविटी सीरीज। इसके प्रमुख उपयोग क्या हैं? तो इस श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापन कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि श्रेणी हमें क्या बताती है, किस चीज़ में हेल्प करती है? तो यह विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से, जो अम्ल होते हैं उसमें से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी देती है कि कौन से अम्ल हैं जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है इसी में कि इस श्रेणी में जो धातु में हाइड्रोजन के ऊपर अर्थात पहले स्थित हैं वह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। यानी क्या बता रहा है कि इस श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर है, आप यहाँ पे देखिए जो धातुएं यहाँ पे, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं, यानी यह सभी, ठीक है, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वह क्या बता रहा है, यहाँ पे देखिए जो धातु, यहाँ पे देखिए इस श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर हैं अर्थात पहले स्थित हैं, वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। यानी वह सभी अम्ल से क्या करती हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, यानी हाइड्रोजन को हटा देती हैं। अगला पॉइंट है कि विभिन्न धातुओं की सक्रियता की तुलना करने में, यानी कौन सी धातु, यह श्रेणी क्या बताती है कि अलग अलग धातुओं की हम सक्रियता की तुलना कर सकते हैं कि कौन धातु अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही है, बाकी के जो बचे हुए भाग हैं उसको हम लोग अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि यह वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन सभी विद्यार्थियों का हेल्प हो सके जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में। हमारा उद्देश्य यह है कि यह वीडियो उन तमाम विद्यार्थियों के पास पहुंचे जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप सभी के लिए बड़ी मेहनत से कलरफुल नोट्स तैयार किया गया है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और अपना हैंड रिटेन नोट्स ज़रूर बनाएं। आप अपना हैंड रिटेन नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जा रहा है वह 2024-25 के हिसाब से आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। इस चैनल पे मैथ और साइंस दोनों वीडियो लगातार आपकी चल रही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल से एक बार ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।